एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एंशिएंट लॉज कंट्रोल करते हैं एक पावरफुल क्लैन का हर एक्शन। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ओत्सुत्सुकी क्लैन को, लेकिन सिर्फ ओवरव्यू नहीं, पूरे डेप्थ में जाएंगे। ये कहानी होगी नारुतो की, लेकिन ऐसे एंगल से जिसे हमने कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि हमने पहले भी सिमिलर कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किए हैं। ओत्सुत्सुकी क्लैन के बारे में हम एक्चुअली बहुत कम जानते हैं। जो कुछ भी पता है वो मोस्टली इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। मोमोशिकी के थ्रू बोरुटो में हमें फ्यूचर में कुछ आंसर्स मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक तो मिस्ट्री ही मिस्ट्री है। तो मैं सोचा क्यों ना अपनी इमेजिनेशन यूज़ करूं, मैं क्रिएट करूं एक ओरिजिनल स्टोरी जिसमें नारुतो एक ओत्सुत्सुकी है और साथ ही ये एक टाइम कैप्सूल का काम करेगी फ्यूचर में कंपेयर करने के लिए कि हमने क्या प्रेडिक्ट किया था और क्या रियलिटी निकली। ओत्सुत्सुकी क्लैन के लिए दो सेट्स ऑफ रूल्स हैं जो उनकी पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। पहला सेट है द ग्रेट डायरेक्टिव, जिसे हम उनकी ग्रोथ का रोड मैप कह सकते हैं। ये स्टेप्स हैं जो प्रॉपर माना जाता है क्लैन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। रूल नंबर 1 सिंपल है, ऑलवेज ट्रैवल इन पेयर्स। ये विजडम का डिसीजन है। सेफ्टी मेजर्स है, जनरली एक हायर नोबल फैमिली का मेंबर एक लोअर रैंक मेंबर के साथ ट्रैवल करता है जो क्लैन द्वारा ट्रस्टेड हो। 2 लोग इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। 3 या 4 लोग अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं और साथ ही 2 लोग एक दूसरे की बैक वॉच कर सकते हैं। रूल नंबर 2, जब उन्हें एक वर्ल्ड मिले जो हेल्थी है और डाइवर्स लाइफ से भरा हुआ है, ओत्सुत्सुकी को एक डिवाइन सीड प्लांट करना है। ये सीड ग्राउंड में बरो करते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर फर्टिलाइज़र की नीड होती है और सिर्फ एक चीज़ ही फर्टिलाइज़र का काम करती है, वो है एक ओत्सुत्सुकी खुद। सीड को डिवाइन ट्री बनाने के लिए एक ओत्सुत्सुकी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, खुद को उसके लिए ऑफर करना पड़ता है। ये एक ग्रेट ऑनर माना जाता है क्लैन में। रूल नंबर 3, एक लोअर स्टेटस ओत्सुत्सुकी बाहर जाकर सूटेबल वेसल ढूंढ सकता है और उसमें कार्मा सील इम्प्लांट कर सकता है। सैक्रिफाइस के बाद मास्टर को मेटिकुलसली उस वेसल के देखभाल करनी होती है, ग्रेट डिवोशन के साथ सैक्रिफाइस की इज्जत करते हुए, जब तक वेसल मैच्योर ना हो जाए और सैक्रिफाइस ओत्सुत्सुकी का स्पिरिट वापस मैनिफेस्ट ना हो जाए। रूल नंबर 4, दोनों ओत्सुत्सुकी डिवाइन ट्री के पास बैठकर उसे प्रोटेक्ट करते हैं जब तक वो हार्वेस्ट ना कर ले, पूरे वर्ल्ड की लाइफ फोर्स को कॉन्सेंट्रेट करते हुए एक सिंगल चाक्रा फ्रूट में। और 5th रूल, इस चाक्रा फ्रूट को हार्वेस्ट करके क्लैन में वापस लाया जाता है, हायर मेंबर को ऑफर किया जाता है। हायर हाउसेस की अच्छी सर्विस करना ही लोअर हाउसेस के लिए रैंक्स में ऊपर उठने का एक तरीका है। तो इसी तरह ओत्सुत्सुकी क्लैन एक लीडर बोर्ड सिस्टम पर फंक्शन करती है। जो ओत्सुत्सुकी क्लैन के एवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं वो इस लीडर बोर्ड में ऊपर जाते हैं। हाईएस्ट रैंकिंग ओत्सुत्सुकी को 1 पॉइंट मिलता है, जबकि सैक्रिफाइस देने वाले को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। उनकी सेल्फलेसनेस को रिकॉग्नाइज करते हुए ये स्ट्रक्चर इंस्टॉल करती है ऑनर और राइवलरी दोनों। ये हर मेंबर चाहता है कि वो अपने क्लैन की पिनेकल पर पहुंचे। अब हम आते हैं अपने मेन कैरेक्टर पर, नारुतो। वो पैदा हुआ एक लोअर टायर हाउस में। उसने कभी अपने फादर या मदर को नहीं जाना। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो सर्विट्यूड में पैदा हुआ है, और क्योंकि वो बहुत छोटा और इनएक्सपीरियंस था, रैंक्स में ऊपर उठने के लिए उसे पता था कि उसे कई टाइम तक इसी रैंक में रहना होगा। हाउस हेड बच्चों के प्रति लीनियंट था। जो चीज़ें सीनियर ओत्सुत्सुकी को पनिशमेंट दिलाती थी, नारुतो उनसे बच जाता था, जैसे कि स्नीज करना, जो हाउस हेड को डिस्गस्टिंग लगता था, लेकिन उसकी बीवी को नारुतो की ये आदत बहुत पसंद थी और वो उसे क्यूट फाइंड करती थी। ये सब तब तक चलता रहा जब तक हाउस हेड का बेटा एक स्ट्रॉन्ग यंग मैन नेम्ड हिजोशिकी सामने नहीं आया। उसने नारुतो से कहा, अगर तुम सच में क्लैन और ग्रेट डायरेक्टिव की सेवा करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो और मैं इंश्योर करूँगा कि तुम करो। उसने प्रॉमिस किया, अगर तुम मेरे लिए फेथफुली सर्व करो तो मैं तुम्हें काउंसिल के सामने सिल्वर प्लेटर पर पेश करूँगा और कॉस्मोस तुम्हारे लिए खुल जाएंगे।
रीज़न ये था कि हिजोशिकी की शादी फिक्स थी। इकलौती काउंसिलमैन हिमोजी की इकलौती बेटी से पूरे घर में प्रिपरेशन चल रहे थे। किचन और यार्ड को पार्टी के लिए डेकोरेट किया जा रहा था। नारुतो पूरी डेडिकेशन से काम कर रहा था। गार्डन को परफेक्टिंग कर रहा था, टेबल सेट कर रहा था, फूड कैरी कर रहा था। उसका वर्क एथिक हाउस के फादर को बहुत पसंद आया। शादी का दिन आया। हिजोशिकी सेरेमोनियल कपड़े पहने खड़ा था। काउंसिलमैन हिमोजी और उसका नोबल क्लैन वहाँ था। हिजोशिकी की माँ, फादर और अदर क्लैंसमैन सब मौजूद थे। नारुतो पास ही खड़ा होकर देख रहा था, फैसिनेटेड होकर। उनके सामने ऑफिशियल था जो दोनों के लिए प्रीपेड वाव पढ़ रहा था। और फिर आया सिंबॉलिक ब्रेड पासिंग का टाइम। हिजोशिकी ने एक लार्जर वाफर उठाया, अपने मुंह में रखी, अपनी फियांसे की तरफ मुड़कर दोनों ने मिलकर उस ब्रेड को काटा, च्यू किया और स्वालो किया। इस सेरेमनी का कंप्लीशन साइन सिग्निफाई करता था। उसी टाइम काउंसिलमैन हिमोजी की इलिजिटिमेट डॉटर अगुया, जो नारुतो के बराबर की उम्र की थी, उसके पास आई। उसने मुस्कुराकर कहा, एक दिन ऐसा हमारा होगा। नारुतो इमीडिएटली पीछे हटा और बोला, यू कगुया, मैंने तुझे कहा था मैं तुझसे ऐसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक नियर बाई सर्वेंट ने उसे शुश किया कि वो इवेंट को डिस्टर्ब ना करे। सेरेमनी ख़त्म होने के बाद फीस्ट शुरू हुई। सब टेबल पर बैठ गए। नारुतो ने टेबल्स लाइन करने में हेल्प की। जब सब खा रहे थे, हिजोशिकी के फादर ने टोस्ट किया अपने बेटे और नई बहू के लिए। साथ ही काउंसिलमैन और उनकी फैमिली के लिए बैंक्वेट मैग्निफिसेंट था। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ केक लास्ट में आना था। नारुतो ने केक उठाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे सर्वेंट ने उसे रोका। रुको ये, लेकिन नारुतो इंसिस्ट किया, नहीं, मैं हैंडल कर सकता हूँ। मैं केक डिलीवर करने की इजाज़त लेना चाहता हूँ। उसने वार्निंग्स इग्नोर करते हुए केक उठाया और टेबल से दूर चला गया। उसके थॉट फ्यूचर में थे कि कैसे हिजोशिकी एक दिन काउंसिलमैन बनेगा और नेपोटिज्म से नारुतो भी ऐश में रह पाएगा। उसने प्रेजेंट पर ध्यान नहीं दिया। उसने कारपेट की फोल्ड नोटिस नहीं की। कारपेट से अटक गया और वो आगे गिरने लगा। प्लेटेड से उड़कर डायरेक्टली हिजोशिकी और उसकी नई बीवी के चेहरे पर जाकर गिरा। इमीडिएटली काउंसिलमैन हिमोजी अपने आउटरेज एक्सप्रेस किया। ये इंसल्ट है, उसने चिल्लाया। हिजोशिकी के फादर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन हिमोजी ने, ये इंसल्ट नहीं है सिर्फ मेरे क्लैन हाउस की, बल्कि हिजोशिकी की भी है, क्योंकि वो भी केक से अफेक्टेड हुआ है। उसने बताया कि वेडिंग ड्रेस एक फैमिली हेयरलूम था, जनरेशन से चलता आ रहा था और अब वो ख़राब हो गया। हिमोजी ने डिमांड किया कि उस लड़के को पनिश किया जाए। हिजोशिकी के फादर के पास कोई चॉइस नहीं, लेकिन हिमोजी ने सजेशन दिया हिजोशिकी खुद ये पनिशमेंट दे। हिजोशिकी की माँ, जो नारुतो और हिजोशिकी के रिलेशन को जानती थी कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन हिमोजी ने थ्रेटन किया कि वो बेनिफिट्स विथहोल्ड कर देगा अगर उसका डिमांड नहीं माना गया। हिजोशिकी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने पेरेंट्स को ऐसे चॉइस करने से बचाते हुए। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप को ऐसा डिसीजन लेना पड़े। तो वही सबके सामने हिजोशिकी को नारुतो को फ्लॉक करना था। एक नाइन टेल विप उसको दी गई। उन्होंने नारुतो को नीचे दबोचा, उसकी शर्ट के पीछे का पार्ट फाड़ दिया ताकि कुछ बीच में ना आए। पनिशमेंट और उसकी स्किन के बीच हिजोशिकी ने विप को अपने हाथों में देखा, फिर नारुतो को देखा। यह पहली बार था जब नारुतो को ऐसे पनिशमेंट किया जा रहा था, और वो भी हिजोशिकी के द्वारा। ये इमोशनल मोमेंट था दोनों के लिए, क्योंकि सीक्रेट था कि नारुतो हिजोशिकी का हाफ भाई था, उसके फादर की अफेयर का रिजल्ट। हिजोशिकी की माँ ने भी बिट्रेयल के बावजूद नारुतो से प्यार किया, लेकिन उसकी ओरिजिनल मदर को एग्जाइल कर दिया था। लाइफ नारुतो के लिए क्रूल रही है और हिजोशिकी उसे फ्री पास देना चाहता था कंपनसेट करने के लिए। हिजोशिकी ने अपने विल पावर को इकट्ठा करके उसने सोचा, मैं सोचता हूँ कि ये कोई रैंडम सर्वेंट है, मेरा भाई नहीं। उसने विप को पीछे खींचा और टेल्स को उड़ने दिया। क्रैक की आवाज़ आई।
नारुतो की स्किन और मसल फट गए। नारुतो चीख पड़ा। हितोशिकी ने कभी इतना दर्दनाक साउंड नहीं सुना था। उसकी माँ ने इसे देखकर अपना मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसके फादर ने नहीं, क्योंकि वो महसूस कर रहा था कि ये उसकी ही गलतियों का रिजल्ट है। हितोशिकी ने पूछा, कितने बार? जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। एल्डर ओत्सुकी ने जवाब दिया, कम से कम 40 बार। और अगर ये मर गया? हितोशिकी ने पूछा। तो अगर ये सच्चा ओत्सुकी है तो ये इन स्ट्राइक से नहीं मरेगा। हितोशिकी ने कंटिन्यू किया, फास्टर मूवमेंट के साथ। हर स्विंग पिछली से ज़्यादा स्लॉपी होती गई, इंटेंशनली, ताकि नारुतो को ज़्यादा इंजरी ना हो। 39 स्ट्राइक के बाद नारुतो का बैक कंप्लीटली ओपन था। खून बह रहा था। वो कांप रहा था। अब रो नहीं रहा था, सिर्फ हेविली ब्रीथ कर रहा था। हितोशिकी ने अपने दिल में माफ़ी की प्रार्थना की और लास्ट स्ट्राइक दिया। विप को ज़मीन पर फेंकते हुए बोला, हो गया। हिमोजी मुस्कुराया और अपना हाथ हितोशिकी के कंधे पर रखा। तुम्हारा कन्विक्शन और डिटरमाइंड नेचर तुम्हें एक फाइन काउंसिलमैन बनने का वादा देता है, अगर तुम इसी पाथ पर चलते रहे। हितोशिकी ने सर हिलाकर शुक्रिया अदा किया, लेकिन अंदर से वो इस बुढ़े आदमी को कर्ज कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि तू गिर जाए, तेरी टांग टूट जाए और तुझे कीड़े खा जाए। पार्टी थोड़ी देर और चलती रही, लेकिन इवेंचुअली सब केस चले गए। सिर्फ हितोशिकी, उसकी नई बीवी, उसके माँ बाप और घर के सर्वेंट्स रह गए। हितोशिकी ने अपनी बीवी को किस किया। मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है, कि बीवी ने उसे समझा। जाओ, चीज़ें ठीक करो। उस सर्वेंट लड़के से मेरी तरफ से माफ़ी कहना। हितोशिकी बैकयार्ड आया, कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए। उसने सर्वेंट से पूछा, नारुतो कहाँ है? लगता है गेट के पार। हितोशिकी गेट से गुजरकर वेस्टलैंड में चला गया। एयर लैंडस्केप में उसे नारुतो मिला, बैंडेजेस में लिपटा हुआ, चेहरा घुटनों में छिपाए। नारुतो ने दबे आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी शादी बिगाड़ दी। हितोशिकी का दिल टूट गया। नहीं, तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं, मुझे तो केक में लिपना फनी लगा। मेरी बीवी को भी। वो बुढ़ा काउंसिलमैन ही प्रॉब्लम है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। नारुतो ने पूछा, फिर ऐसा क्यों हुआ? हितोशिकी ने समझाया, क्योंकि हमारे लोग ब्रूटल और सेल्फिश है। कुछ लोग अपने ईगो से ऊपर नहीं देख पाते। हितोशिकी ने नारुतो को क्लैन की पूरी हिस्ट्री सुनाई। बहुत साल पहले ये प्लैनेट लश ग्रीन हुआ करता था। ब्लू स्काई, सिविल वॉर हुआ, शिबाई ने डिवाइन ट्री लगाया और प्लैनेट को स्लोली डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने बताया कैसे ये अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, कैसे वो काउंसिल में चेंज लाना चाहता है। हितोशिकी ने अपने रिनिगान एक्टिवेट किया। गोल्डन ग्लो के साथ उसने अपने चक्रा कंसंट्रेट की। हाथों को नारुतो की पीठ पर रखा। धीमी गर्मी फील हुई। तुम्हारे निशान कुछ दिन और रहेंगे, लेकिन ये वुंड्स क्लोज हो जाएंगे। उसने नारुतो को उठाया, उसके रूम तक ले गया, बेड पर लिटाया और कवर किया। नारुतो ने हितोशिकी की आंखों में देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हितोशिकी की आंखें भर आई। वो भाई है, लेकिन अभी नहीं कर सकता। उसने नारुतो के माथे को चूमा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। दूर जाते हुए हितोशिकी ने सोचा, एक दिन मैं तुम्हें सब बताऊंगा। साल गुजर गए। नारुतो अब बड़ा हो गया था। वो वेस्टलैंड से गुजर रहा था, ब्लैक सैंड ड्यून्स में मास्क पहने हुए, क्योंकि सैंड पॉइजनस था। उसके कंधे पर सैचल था जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन एक लेटर सबसे इम्पोर्टेंट था। आखिरकार गोल्डन सिटी के गेट्स नजर आए। क्लैन का सिंबल गेट पर था। नारुतो ने उसे छुआ। सिंबल ने ग्लो किया और गेट खुल गया। अंदर ग्रीन ग्रास थी, लग्जरियस थी, लेकिन नारुतो जानता था ये सब फेक है। असलियत बाहर की तरह ही डेड है। नारुतो काउंसिल चैम्बर में हितोशिकी से मिला। दोनों ने हक किया। तुम्हारे फादर बहुत बीमार है। नारुतो ने लेटर दिया। ये बीमारी मेडिकल निंजुत्सु से इम्यून है। हितोशिकी ने इमीडिएटली काउंसिल से लीव मांगी और दोनों घर वापस। नारुतो के फादर अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहे थे। उसने नारुतो को अकेले बुलाया। मैं कुछ बिना बताए मारे जाना नहीं चाहता।
गहरी सांस लेते हुए उसने कन्फेशन किया, बहुत साल पहले मैंने अपनी बीवी के साथ बिट्रेयल किया, एक औरत के साथ अफेयर किया। वह औरत तुम्हारी माँ थी। नारुतो शॉक था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उसने अपने फादर को माफ़ किया। मैं नहीं चाहता कि आप पीस के बिना जाएं। शिनित्सु ने कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया। मैं डरता था रेपुटेशन के लिए। पूरी फैमिली डेथ बेड पर इकट्ठा हुई। शिनित्सु ने अपनी रिंग हिजोशिकी को दी। तुम नए हेड हो। फिर अपनी बीवी से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फॉर्च्यून, सर्वेंट्स और मेरा प्यार। और आखिर मैं नारुतो से कहा, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। शिनित्सु ने नारुतो से कहा, स्टार्स में जाओ, चैक्रा फूड बनाकर हमारे घर की इज्जत बढ़ाओ। नारुतो ने प्रॉमिस किया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। शिनित्सु पीसफुली सो गया और फिर कभी नहीं उठा। फ्यूनरल के बाद नारुतो ने अपनी ड्यूटी संभाली। वो कागुया के साथ इशिकी के अंडर काम करने लगा, स्टार्स की एक्सप्लोरेशन के लिए, और हिजोशिकी काउंसिल में रिफॉर्म लाने की कोशिश करने लगा। डिवाइन ट्रीज को कट करने की पिटीशन डाली, लेकिन चेंज आसानी से नहीं आता था। काउंसिल के सीनियर मेंबर्स को हिजोशिकी के आइडियाज़ पसंद नहीं आए। टेंशंस बढ़ने लगी और हिजोशिकी को पता चल गया कि ये स्ट्रगल इजी नहीं होगा। क्या हिजोशिकी अपने रिफॉर्म इम्प्लीमेंट कर पाएगा? क्या नारुतो सक्सेसफुल मिशन कर पाएगा? क्या क्लैन में सिविल वॉर होगा? यह सब सवाल हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये ओत्सुसुकी क्लैन की कहानी पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ताकि अगले पार्ट आते ही नोटिफिकेशन मिले। कमेंट करें आप क्या सोचते हो अगले पार्ट में क्या होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे नारुतो का स्पेस मिशन, हिजोशिकी की पॉलिटिकल बैटल्स, न्यू विलन्स और शॉकिंग रिविलेशंस। क्या हिजोशिकी और नारुतो का सीक्रेट कभी एक्सपोज होगा? ये सब जवाब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। याद रखिए, एवरी एंडिंग इज जस्ट ए न्यू बिगिनिंग। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप इमेजिनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप बिलीविंग इन स्टोरीज।